भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का इतिहास केवल व्यापार या केवल शासन की कहानी नहीं है, बल्कि ये आर्थिक शोषण के बदलते स्वरूपों की एक प्रक्रिया है। प्रसिद्ध इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में इसके 3 प्रमुख चरणों का वर्णन किया है। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, वाणिज्यिक चरण, 1757 से 1813 ईस्वी। ये कहानी 18वीं शताब्दी के भारत की है, जहां वक्त की लहरें एक पुराने साम्राज्य मुगल को किनारे लगा रही थी और एक नई चालाक शक्ति के लिए रास्ता बना रही थी। उपनिवेशवाद का आगाज व्यापार के मुखौटे में लूट। साल था 1757। प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की हार ने केवल एक युद्ध का अंत नहीं किया, बल्कि भारत की किस्मत की दिशा ही बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मसालों का व्यापार करने आई थी, अब बंगाल की मालिक बन बैठी थी। एकाधिकार की जंग। कंपनी का पहला लक्ष्य साफ था, बाजार पर कब्जा। वे नहीं चाहते थे कि कोई भी दूसरा यूरोपीय हाथ भारत के रेशम या मसालों को छुए। युद्ध डचों और फ्रांसीसियों को मैदान से बाहर करने के लिए उन्होंने समुद्री मोर्चों पर भीषण जंग लड़ी। प्रभुत्व जल्द ही बंबई, कलकत्ता और मद्रास के तटों पर सिर्फ ब्रिटिश झंडा लहराने लगा। उन्होंने स्थानीय लोगों पर कर टैक्सेस लगाकर अपने खजाने भरने शुरू कर दिए। आर्थिक लूट का दौर। जैसे ही बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर उनका नियंत्रण हुआ, कंपनी ने व्यापार छोड़कर लूट को अपना धर्म बना लिया। सोने की गंगा। जमींदारों और नवाबों की सदियों से जमा पूंजी को चालाकी और दबाव से हड़प लिया गया। कृषि पर प्रहार। मुगल काल में लगान का पैसा भारत की बाजारों में वापस आता था, जिससे अर्थव्यवस्था चलती रहती थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदल दिया। अब लगान का हर पैसा कीमती धातुओं और सामान के रूप में समुद्र पार इंग्लैंड जाने लगा। भारत की बर्बादी, इंग्लैंड की समृद्धि। भारत से जा रहा यह धन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का ईंधन बना। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 2% हिस्सा हर साल ब्रिटेन की तिजोरी में जा रहा था। विडंबना। जिस वक्त इंग्लैंड में नई मशीनें और कारखाने लग रहे थे, उस वक्त भारत की जनता लगान के बोझ तले दबकर केवल खेती पर निर्भर रहने को मजबूर थी। निष्कर्ष, बिना बदलाव का शोषण। इस चरण 1757 से 1813 की सबसे बड़ी खूबी या कहें कि त्रासदी यह थी कि अंग्रेजों ने भारत की पुरानी व्यवस्थाओं, न्याय प्रशासन या उद्योग में कोई सुधार नहीं किया। उन्होंने पुरानी मशीनरी को वैसे ही रहने दिया, क्योंकि उनका मकसद सुधार करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलना था। अंततः ब्रिटिश उपनिवेशवाद का यह पहला चरण भारत के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था, जिसने एक समृद्ध सोने की चिड़िया को करीबी की जंजीरों में जकड़ दिया। उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार, 1813-60 ईस्वी। सन 1813 से भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और यहीं से औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया रूप सामने आया। यही कारण है कि भारत के साम्राज्यवादी शोषण के इतिहास में 1813 ईस्वी के वर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। उपनिवेशवाद के इस द्वितीय चरण की कहानी को हम एक सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में देख सकते हैं, जहां भारत की समृद्धि को सोखने के लिए ब्रिटेन ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी थी। आइए इस ऐतिहासिक बदलाव को एक कहानी के प्रवाह में समझते हैं। बंद दरवाजों का खुलना। 1813 की दहलीज। कल्पना कीजिए एक समृद्ध बाजार की, जहां भारतीय जुलाहे अपने हाथों से दुनिया का सबसे महीन कपड़ा बुनते थे। लेकिन सन 1813 में लंदन की संसद में एक कानून पारित हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। अब ब्रिटेन का हर व्यापारी भारत आ सकता था। ये मुक्त व्यापार की शुरुआत नहीं, बल्कि भारतीय उद्योगों की मृत्यु घंटी थी। 2. मिल बनाम हाथ। एक असमान युद्ध। ब्रिटेन में भाप के इंजनों ने कारखानों में कपड़ों का अंबार लगा दिया था। उन्हें इन कपड़ों को खपाने के लिए एक बड़े बाजार की जरूरत थी। सस्ता माल। मशीनों से बना ब्रिटेन का कपड़ा भारतीय हाथों से बने कपड़ों की तुलना में बहुत सस्ता था। बाजार पर कब्जा।
देखते ही देखते भारतीय बाजार लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़ों से भर गए। परिणाम, भारत जो सदियों से दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था, अब अपनी ही जरूरत के लिए ब्रिटेन पर निर्भर हो गया। हमारे कुशल कारीगर बेरोजगार होकर गांवों की ओर पलायन करने लगे। भारत को कच्चे माल का खेत बनाना। अंग्रेजों की रणनीति केवल अपना माल बेचना नहीं थी, बल्कि भारत के स्वरूप को ही बदल देना था। उन्होंने तय किया कि भारत अब वस्तुओं का निर्माण नहीं करेगा, बल्कि केवल कच्चा माल पैदा करेगा। कृषि का व्यवसायीकरण। किसानों को अनाज, गेहूं, चावल उगाने के बजाय नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। भू राजस्व नीतियां। स्थायी बंदोबस्त के जरिए उन्होंने जमींदारों का एक ऐसा वफादार वर्ग तैयार किया जो अंग्रेजों के लिए ढाल का काम करे। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। लोहे की पटरियां, विकास या जंजीरें। जब भारत के भीतर से कच्चा माल बंदरगाहों तक ले जाना था और सेना को विद्रोह कुचलने के लिए तेजी से भेजना था, तो अंग्रेजों ने रेलवे का जाल बिछाया। भ्रम बनाम हकीकत। हमें लगता है कि रेलवे भारत की प्रगति के लिए थी, लेकिन असल में ये एक अदृश्य पाइपलाइन थी। इसका काम था भारत के दूर दराज के इलाकों से कच्चे माल को खींचकर बंदरगाहों तक पहुंचाना और वहां से ब्रिटेन का तैयार माल गांव-गांव तक फैलाना। अंततः 1813 से 1860 के बीच भारत एक विनिर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग हब से सिमटकर एक कृषि प्रधान उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने भारत के फेफड़ों, उद्योगों को निकाल लिया और उसे केवल ब्रिटेन की मशीनों के लिए ईंधन, कच्चा माल की आपूर्ति करने वाला एक शरीर बनाकर छोड़ दिया। मुख्य बिंदु। इस काल ने भारत में वे औद्योगिकरण को जन्म दिया जिससे भारत की पारंपरिक आर्थिक शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण, वित्तीय पूंजीवाद, 1860 ईस्वी के पश्चात। उपनिवेशवाद का यह चरण प्रथम दो वर्णों की ही तार्किक परिणति थी, जिसके अंतर्गत उन चरणों की शोषण प्रक्रिया तो जारी रही ही, किंतु उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। इसके प्रेरक तत्वों में 1857 के विद्रोह की भूमिका उल्लेखनीय है, जिसने अंग्रेजों को शोषण प्रक्रिया के स्वरूप में बदलाव करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को भारतीय जनता में उनके प्रत्यय संचित विद्रोह का भली भांति अनुमान हो गया था। दूसरा प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आने वाले बदलाव थे, जिसके अंतर्गत यूरोप के बढ़ते औद्योगिकरण के कारण वहां कच्चे माल की प्राप्ति व बाजार उपलब्धता के लिए प्रतिस्पर्धा थी। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बृहत पूंजी का सृजन हो गया था, जिसके निवेश हेतु भारत एक अच्छा विकल्प था, क्योंकि यहाँ श्रम की निम्न दरों के साथ ही दोहन रहित क्षमता प्राप्त थी। सभी कारणों ने भारत में उपनिवेशवाद के एक नवीन चरण को जन्म दिया, जिसे वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। वित्तीय पूंजीवाद की प्रक्रिया के तहत इंग्लैंड ने तत्कालीन भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण में अपना एक महत्वपूर्ण भाग बना लिया। इसी प्रक्रिया का दूसरा पहलू था रेलवे उद्योग, जिसके लिए ब्रिटिश निवेशकों को 5% तक ब्याज की गारंटी प्रदान की जाती थी। ब्रिटिश निवेशकों ने इसे चरण के दौरान निवेश के लिए जिन क्षेत्रों को चुना, उनमें वित्त बाजार प्रमुख भूमिका में था। इसके तहत